सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले हम 10 दिन से लगे लगे हुए थे, ज़्यादा दिन हो गए, 10 दिन से भी हम चाहते थे कि रैपिड टेस्ट शुरू हो राजस्थान के अंदर। आपको याद होगा कि टेस्ट में राजस्थान देश में सबसे आगे है और वही मॉडल हमने अडॉप्ट किया था जिससे कि अधिक से अधिक टेस्ट कर सकें, जो टाइम रहते हुए जो पॉजिटिव आए उनका इलाज शुरू हो सके और कोविड-19 को रोकने में हम लोग कामयाब हो सकें। दुर्भाग्य से रैपिड टेस्ट किट बहुत मुश्किल से आए और ICMR ने भी 30,000 किट भेजा हमें। 10,000 में सीधे मंगाने पड़े हम लोगों को। पर दुर्भाग्य से जो किट आए हैं ICMR से भी उनके नतीजे डाउटफुल आए थे और वो बहुत ही गंभीर ये स्थिति बनी है कि जो चाहते थे हम लोग राजस्थान में किस रूप में हम लोग रैपिड टेस्ट कर सकें और उसका फ़ायदा मिल सके, आगे कोविड-19 बढ़ नहीं सके, सारी तैयारी हमने उस ढंग से कर रखी थी। कैपेसिटी बढ़ाई थी हमने PCR की और साथ में रैपिड टेस्ट के किट मंगाए थे। आपको याद होगा मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ जब VC हुई थी तो मैंने कहा था कि ये दो काम, एक तो पूरा लॉकडाउन है देश, इसलिए तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो सप्लाई है राज्यों में उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो केंद्र में जिससे उसकी कमी नहीं रहे। तो उससे ही बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जितने ही आपके मेडिकल इक्विपमेंट हैं अभी कोरोना के इस जंग के अंदर काम आने वाले, एक तरफ तो प्रोटेक्शन के, डॉक्टरों के, नर्सिंग परिवार के PPE किट हो चाहे अन्य उनके लिए मास्क की बात हो, और दूसरी तरफ जो वेंटिलेटर हो या ICU में इक्विपमेंट लगाने की बात हो या जो ये रैपिड टेस्ट के लिए किट खरीदने की बात हो, PCR के जो किट आते हैं वो बड़े मुश्किल से मिल रहे हैं उसकी बात हो, तो हम लोगों ने इसको जानबूझ करके ये प्रधानमंत्री से मैंने रिक्वेस्ट करी ये सेंट्रलाइज परचेज हो, राज्य सरकारें आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करें और उस प्रतिस्पर्धा में बहुत वक्त लगता है और दूसरा क्वालिटी का कोई पता नहीं पड़ेगा कैसी क्वालिटी आएगी। अलग अलग राज्य, कोई कोरिया की तरफ बात कर रहा है, कोई चाइना की तरफ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये मैंने उस वक्त में रिक्वेस्ट करी थी और मुझे विश्वास है कि अगर प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार इस बात को मान लेते और इसका महत्व को समझते तो आज ये स्थिति नहीं बनती देश के अंदर कि आज ICMR को कहना पड़े दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम इसको पोस्टपोन करते हैं टेस्ट को। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि भारत सरकार जो किट मंगा रही है वो किट सारे डिफेक्टिव निकल रहे हैं। हमने मंगाए 10,000 किट, वो भी उसी कंपनी के हैं। तो ये जो स्थिति बनी है बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति है और मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को अब भी चाहिए, पता नहीं ये लॉकडाउन पहले 14 से बढ़ा है 3 तक और 3 के बाद में क्या होगा कोई कह नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हमें तैयारी युद्ध स्तर पर सावधानी पूर्वक सोच समझ करके करनी चाहिए। तो ये आज ऐसी खबर आई है जिसने हम सबको विचलित कर दिया।
क्योंकि कैपेसिटी पीसीआर के कितनी कोशिश कर लो तब भी वो पूरी नहीं हो सकती। जितनी हम लोग चाहते थे टेस्ट करना, समय पर उसके परिणाम आ नहीं सकते, तो टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टेस्ट कर लिया और टेस्ट को हम लोग अगर वक्त लगेगा, 5-7 दिन लगेंगे, इतने में वो व्यक्ति पता नहीं कितने लोगों को और संक्रमित कर देगा। ये सोच के हम लोगों ने रैपिड टेस्ट की बात की थी। फिर हमने 4000 सैंपल भेजे वहाँ दिल्ली के अंदर। 4000 में से कितने आ गए? करीब 80 केस जो है वो आए हैं। 3800 की जांच हो चुकी है 4000 में से। 3800 की जांच में से 80 जो है वो पॉजिटिव आए हैं। इस प्रकार से हमने अपना बैकलॉग भी खत्म किया। तो ये मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार को कि आप ये कोविड की जंग कोई मामूली जंग नहीं है। राज्यों को और केंद्र को सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। राज्यों के अपने अनुभव होते हैं जो केंद्र में नहीं होते हैं। राज्यों का जो सीधा पब्लिक से वास्ता पड़ता है, फीडबैक मिलता है, उसका लाभ केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ सुझाव दिए थे उस वक्त में। अभी वक्त है कि आईसीएमआर को चाहिए कि पूरे देश के सब राज्यों की रिक्वायरमेंट पूरी वो करे। जिन कंट्री में क्वालिटी की इक्विपमेंट मिल सकती हो उसका पता लगाए। जो निगम चीन से इंपोर्ट करें, हम कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, उस दिशा में उनको सोचना चाहिए। दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट फैसला हमने लिया है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब कोरोना की लड़ाई चल रही है तो अस्पतालों के अंदर ज़्यादा कोरोना का माहौल बन गया। कुछ हॉस्पिटल को कोविड-19 के लिए समर्पित किया गया। तो ये रेगुलर जो पेशेंट हैं उनको तकलीफ होने लग गई। प्राइवेट हॉस्पिटल की ड्यूटी है कि ऐसे वक्त में जिम्मेवारी निभाएं वे लोग। कुछ लोग निभा रहे हैं, कुछ लोग नहीं निभा रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 1-2 हॉस्पिटल्स को नोटिस भी दिया है। आगे भी हम पूरी कड़ाई करेंगे जिससे कि कोई मरीज वहाँ से असंतुष्ट होकर नहीं लौटे। ऐसे किस्से आए हमारे पास में। एक हॉस्पिटल का मरीज 5 साल से वहाँ हॉस्पिटल का मरीज है। अब वो गया अभी कोविड के इस दरमियान के लॉकआउट के दरमियान में, उसको मना कर दिया गया। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए कि अभी लॉकआउट का जो समय है और जो चैलेंज हमारे सामने हैं जीवन बचाने का, उसमें असली परीक्षा उनकी अब होगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कि वो सेवा भाव से हॉस्पिटल रन कर रहे हैं या खाली धन कमाने के लिए कर रहे हैं। 2 टूक करना चाहूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों को। उनकी नैतिक सामाजिक जिम्मेवारी बनती है वे लोग आगे आए और जो वहाँ मरीज पहुँच जाए, चाहे उसके पास साधन है या नहीं है, तभी वो उसका पूरा इलाज करे। इन द मीन टाइम हमने एक और व्यवस्था करी है। कल ही तय किया था और कल से 400 मोबाइल वैन राजस्थान के अंदर एसडीओ हेडक्वार्टर के साथ साथ और जगह भी, इम्पोर्टेंट जगह भी मोबाइल ओपीडी यूनिट के रूप में काम करेगी। सीएमएचएस को निर्देश दे दिए गए हैं। कल से वो काम प्रारंभ हो जाएगा, जिससे गांव-गांव में, कस्बों के अंदर और शहरों के अंदर भी जगह जगह जाकर के वे मोबाइल ओपीडी वैन खड़ी होगी, जिससे कई मरीज जो है छोटी बड़ी बीमारी के, वो कम से कम जाके अपनी स्थिति बता सकें। या कोई मरीज आएगा, उन मोबाइल वैन को इंस्ट्रक्शन होंगे कि कोई सीरियस बीमारी भी है और ध्यान में आई है,
तत्काल वो उच्च अधिकारी को सीएमएचओ को इतला करे, जिससे कि प्रायोरिटी पे उसका इलाज सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सके सरकार, ये सुनिश्चित कर सके। इसका भी हमने फैसला किया जो आज लागू हो गया है। टेस्ट के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि जो भारत सरकार को चाहिए कि दूसरे मुल्कों के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुकाबले में हम कहीं नहीं टिकते हैं पहले से देश के अंदर। अभी हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ज़्यादा लोग ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, मृत्यु दर बहुत कम है, पर कोई पता नहीं किस दिशा में ये कोविड-19 जाएगा। तो भारत सरकार की ड्यूटी है कि दूसरे मुल्कों में तो यूएसए में, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, यूएई में तो भयंकर टेस्ट कर रहे हैं। यूएई तो आप जानते हो कि बहुत बड़ा कोई कंट्री नहीं है, 77,000 टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन। हमारे यहाँ हो रहे 291 टेस्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मेरे पास आंकड़े आए थे और कंट्री में कि कंपेरिजन में हम लोग कहीं नहीं टिकते हैं। यूएसए में 12,000 के आंकड़े बता रहे हैं, जर्मनी में 21,000, इटली में 22,000, स्पेन में 20,000 पर मिलियन। ये मीडिया की रिपोर्ट थी। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर किस प्रकार से हम लोग सोच रहे थे कि हम भी रैपिड टेस्ट के माध्यम से आगे बढ़े राजस्थान और मॉडल बने राजस्थान टेस्ट के मामले में। जैसे भीलवाड़ा के मामले में बना था, उसी ढंग से हम चाहते थे कि राजस्थान भी सबसे पहले, आपको मैंने कहा था कि रैपिड टेस्ट करने वाला राज्य राजस्थान है, पर दुर्भाग्य से मैंने आपको स्थिति बताई कि वो स्थिति आज नहीं रही है। इसके साथ में मेन पावर को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि इस वर्ष के बजट में मैंने घोषणा करी थी, हमने 2000 नए डॉक्टर की भर्ती करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने कह दिया था। और साथ में 2018 की जो एएनएम की व जीएनएम की भर्ती थी उसमें दिक्कतें आ रही थी। बहुत लंबे अरसे से हमारे जेएनएम और एएनएम भर्ती होने वाले जो नौजवान हैं वो लगातार मांग भी कर रहे थे और सरकार की इच्छा थी जल्दी इनकी भर्ती शुरू हो जाए। कुछ कोर्ट केसेज हो गए थे तो सरकार ने फैसला किया कि 3,674 कोर्ट केसेज के कारण रोकते हुए बाकी जो है लगभग 9,000 एएनएम और जीएनएम की भर्ती उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने का स्वास्थ्य मंत्रालय एसीएस मेडिकल एंड हेल्थ ने निर्देश जारी कर दिए। तो जल्दी वो भर्ती होगी तो हमें इससे कोरोना जंग में लड़ने में आसानी रहेगी और मेन पावर मिल जाएगा। आज सेंट्रल टीम आई थी सुबह, उनसे बातचीत हुई है। उनको मैंने वही जो आपको मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, या मैंने पीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था इकोनॉमिक स्थिति को लेकर के राज्यों की और केंद्र में किस प्रकार केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए, वो तमाम बिंदुओं को मैंने डिस्कस किया उनके साथ में। एसेंशियल कमोडिटीज और गेहूँ विशेष रूप से गोदाम भरे पड़े हैं एफसीआई के, और कोई आदमी भूखा रहे देश के अंदर, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमने कहा कि आप गेहूँ जो है, जो गेहूँ मांगे उसको गेहूँ दीजिए आप, चाहे उसका नाम नेशनल जो एक्ट बना हुआ फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें उसका नाम जुड़ा हुआ है अथवा नहीं जुड़ा हुआ है, राशन कार्ड है या नहीं है, सबको गेहूँ मिलना चाहिए। ये भारत सरकार के पास गेहूँ की कमी नहीं है, गोदाम भरे पड़े हैं, रबी की फसल आ चुकी है, मार्केट के अंदर कृषि मंडी खुल चुकी है, खरीदारी शुरू हो चुकी है, गेहूँ की कमी आगे भी नहीं रहेगी। ऐसे वक्त में मैं समझता हूँ कि इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। उस कमेटी के सामने हमने मजदूरों की जो समस्या है उसकी तरफ भी मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया, किस प्रकार से
शॉर्ट नोटिस में, 4 घंटे की नोटिस, रात को 8 बजे अनाउंस हो गया कि 12 बजे लॉकडाउन है। इससे वो तबका बर्बाद हो गया जो मध्यम क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का है, जो प्लेन सर्विस यूज नहीं कर सकता था। जो 5 दिन का समय दिया गया प्लेन को, हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं कोई व्यक्ति, रेलगाड़ी का भी कहा गया, तो क्या कारण था कि लॉकडाउन 4 घंटे की नोटिस में कर दिया गया। तो जो प्लेन और ट्रेन में नहीं जा पाए वो कैसे जाते। आज वो सबसे बड़ी समस्या भारत सरकार के सामने, हमारे सामने जो है, वो इसीलिए बनी हुई है। इतना असंतोष उन लोगों में, इतना डिप्रेशन आ रहा है, इतना चिंताग्रस्त है, कोई सोच नहीं सकता। और राजस्थान के बारे में कह चुका हूँ कि राजस्थान प्रवासियों के इतने फोन आए हैं, हर व्यक्ति की मांग यही है कि हमें किसी प्रकार से आप राजस्थान बुलाइए, गांव भिजवाइए हमें। वो हमारे दुख सुख के साथी हैं। अकाल सूखे में हमेशा उन्होंने साथ निभाया राजस्थान के गाँव का, गाँव वालों का। गायों का चारे का प्रबंधन करना हो, पीने के पानी की योजना में पैसा देना हो, रोजगार की बात हो, कभी उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। वो राजस्थानी प्रवासी आज सबसे ज़्यादा दुखी है। इस बात की चिंता हम सबको है। हम चाहेंगे कि जैसे मैंने कल आपको कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की है गृह मंत्री जी से, उन्होंने आज मुझसे वादा किया था कि मैं कल आपको जवाब दूंगा, अभी तक तो जवाब आया नहीं उनका। पर इसको भी हमने सुबह वाली कमेटी जो आई थी केंद्र सरकार की, उसके सामने में रखा है, आप हमारी भावनाओं को केंद्र में पहुंचा दीजिए। तो मजदूरों की बात हमने करी, कोटा की बात हमने बता दी उनको। कोटा में छूट मिली है भारत सरकार से, हमने मांग करी थी। तो आज करीब करीब सभी राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी तैयार हो गया है और उत्तराखंड भी अपने लोग ले गए, गुजरात की सरकार तैयार है, अधिकांश सरकार तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री जी, मेरी कल बात हुई थी नीतीश कुमार जी से और ममता बनर्जी से, 2 लोग तैयार नहीं हैं। वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि हमारे लाखों मजदूर जो है बैठे हुए हैं पूरे देश के अंदर, उनकी अपनी सोच है। पर हमने तो ऑफर कर दिया हमारी तरफ से, जैसा सहयोग आप चाहते हो हम लोग बसों में भेज सकते हैं उनको, और कोई सहयोग आप चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। पर जो बच्चे 16 साल से 22 साल की उम्र के हैं, उसकी उम्र कम है। मजदूर तो फिर भी मैच्योर है उम्र के हिसाब से भी, पर बच्चे जो बच्चे ही होते हैं वो किराए के मकान में लेके रहते हैं, वो बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। वेस्ट बंगाल के और बिहार के, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो अलग बात है। परंतु बाकी राज्यों ने स्वीकार किया है कि हम अपने बच्चों को ले आएंगे और ले आने लग गए हैं। धन्यवाद। इस वक्त तक के सभी वाइटल अपडेट को समाहित किए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज जो हमारे बीच में मीडिया के साथी हैं, उनमें डॉक्टर यश गोयल द ट्रिब्यून से है, कपिल भट्ट राष्ट्रीय सहारा से है, श्री हमजा खान इंडियन एक्सप्रेस से है, योगेश शर्मा फर्स्ट इंडिया न्यूज से है, न्यूज इंडिया से, यादवेंद्र शर्मा राष्ट्रदूत से, मनु शर्मा इंडिया न्यूज से, देव अंकुर इंडिया टुडे न्यूज, मुरारी गुप्ता दूरदर्शन, वत्सन जी हैं न्यूज 24 से और जितेंद्र द्विवेदी आकाशवाणी से। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा सर की अनुमति से डॉक्टर यश गोयल को कि वो अपनी बात रखें। नमस्ते। नमस्कार सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 4 राज्यों में जयपुर को भी गिना है कि यहाँ सबसे ज्यादा कोरोना का बहुत बड़ा संकट है, उसके लिए टीम भी आई है, सब कुछ है। और दूसरा ये हुआ है कि रैपिड जो टेस्ट थे, किट थे, वो एक तरह से फेल हो गए।
इस रैपिड जो टेस्ट किट थे इसके लिए WHO ने भी बहुत क्लियरली लिखा था कि इनकी रिलायबिलिटी नहीं है। USA ने भी इस किट को नहीं माना, उसके बावजूद इंडिया ने इनको मंगाया और इसको करा। पहली चीज तो अभी पिछले दिनों 28 मार्च को राजस्थान सरकार ने 7 जो एक्सपर्ट्स थे मेडिकल के, उनकी एक टीम बनाई थी कि वो विशेषज्ञ काम करेंगे। तो उन्होंने क्या ये रिपोर्ट नहीं दी? उनकी क्या रिपोर्ट है पिछले 1 महीने में? केंद्रीय टीम जो आई है उसके हद में अच्छी चर्चा हुई है। उन्होंने हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उनको बहुत ही अप्रिशिएट किया है। वो चीफ सेक्रेटरी से, एसीएस होम से, एसीएस हेल्थ से मिल चुके थे। मुझसे चर्चा बहुत लंबी हुई और बहुत ही ज़्यादा वो लोग इस बात को लेके प्रशंसा कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने देखा 1-1.5 दिन के अंदर, अभी 2 दिन और रहेंगे वो लोग, और जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है भारत सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो उस पर मोहर लगाई गई है, राजस्थान सरकार उसी के अंतर्गत सब काम कर रही है। और रामगंज हो या जोधपुर हो, जोधपुर में जो इलाके नागौर गेट के हैं या आसन उदय मंदिर के हैं या और कोई इलाके हैं जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई है, रामगंज के अंदर भी जो प्रॉब्लम आई है, तो जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसी को हम लोग जोन बना करके, जैसे मैंने कहा 48 जगह कर्फ्यू लगे हुए हैं, उस रूप में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वही को रोक रहे हैं जहाँ पर बीमार ज़्यादा आए, आपस में मिलजुल करके रहने लगे। जो कोरोना के रोगी आ रहे हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं, उनके लिए अब क्या, क्योंकि अब रैपिड जो टेस्ट है वो तो हो नहीं रहे, उसके लिए क्या आगे? ये तो हम लोग तो जो अगर रैपिड टेस्ट की जो स्थिति बताई मैंने आपको, उसकी बजाय हम लोग पीसीआर के जो टेस्ट, पक्के टेस्ट होते हैं, उनको हम लोगों ने, आपको मैंने पहले ही बताया कि हमने उनकी कैपेसिटी बढ़ाई है और बढ़ाते जा रहे लगातार। हम चाहते हैं, हमारा टारगेट 10,000 टेस्ट प्रतिदिन तक करने का है। मशीनरी प्रोक्योर करने के प्रयास जारी है पूरे देश के अंदर, क्योंकि बिना लैब के इक्विपमेंट के संभव नहीं होगा। पर साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो आपने कहा कि बिना लक्षण के, ये पूरी दुनिया के मुल्कों में 50% से ज़्यादा लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव होते हैं। हमारे यहाँ पर 80% तक है इस देश के अंदर। इसलिए हम चाहेंगे कि टेस्ट पे ज़्यादा जोर दें, जिससे कि बिना लक्षण के पेशेंट भी काबू में आ सके, समय पर उनका टेस्ट हो सके और समय पर बढ़ने से रुक सके कोरोना। ये बहुत सेंसिटिव बात है, इसलिए भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने ये तय किया है, हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में टेस्ट के माध्यम से हम पता लगाएंगे और रोकने का प्रयास करेंगे इस कोविड-19 को। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्टेज आज तक हमने करीब 57,000 से क्या 61,500, अभी तक आपको जान के खुशी होगी 61,500 टेस्ट हमारे यहाँ हो चुके राजस्थान के अंदर। और अब हमने तय किया, अगर ज़्यादा संख्या बढ़ेगी तो हम लोग चाहे दिल्ली भेजना पड़े, चाहे और कहीं भेजना पड़े, तो हम लोग चाहेंगे कि समय पर उसका परिणाम आए और कन्वे कर दिया जाए जिसको पॉजिटिव आया उसको, और उसका इलाज शुरू कर दिया जाए। जिनको क्वारंटाइन भेजना है वो एक्टिविटी भी साथ साथ में चलती रह सकती है। अगर मालूम पड़ जाता है कि फला व्यक्ति को फला मोहल्ले के अंदर कोरोना प्लस आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, तो उसके आसपास लोगों को जिनको क्वारंटाइन करना है, जिनके टेस्ट करवाने हैं, सब काम आसानी से हो सकते हैं। यही अप्रोच हमारी रहेगी आगे भी, इसको हम अप्रोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। और उसी के अंतर्गत मैंने कल भी कहा आपको, जो कॉन्टैक्ट वाले तो ही हैं लोग, उसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल सुपर स्पीडर कहलाते हैं, जो लोग होम डिलीवरी करते हैं, चाहे डिलीवरी बॉय हो, दूध वाले हों, सब्जी वाले हों, किराना दुकान वाले हों,
इन सब का बड़ी संख्या में हम लोग टेस्ट करना चाहेंगे और हम लोग ये अपना अप्रोच जारी रखेंगे आगे भी। इसके लिए हमने भारत सरकार को कहा है कि हमें अधिक से अधिक किट मिलने चाहिए। पीसीआर के अंतर्गत जो किट होता है जिसके बगैर संभव नहीं है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन किट, न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन किट, उसके बगैर ये आपका पीसीआर टेस्ट भी नहीं हो पाता है। उस किट की कमी है देश के अंदर। हमने आईसीएमआर को रिक्वेस्ट करी है कि वो हमें किट ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करें। मैनी थैंक्स सर। धन्यवाद। धन्यवाद भट्ट साहब। मैं अब इंडियन एक्सप्रेस से श्री हमजा खान से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी बात। नमस्कार सर। पहला सवाल तो आपकी जो वार्ता हुई थी कल केंद्रीय गृह मंत्री से उससे था, उसका आपने जवाब दे दिया है। तो दूसरा एक सवाल ये था कि आप हमें विस्तार से काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो प्रदेश है उसके फाइनेंस पर काफ़ी नुकसान हुआ है। मार्च के अंतिम सप्ताह में ही तकरीबन 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ है और केंद्र भी जो आपने 1 लाख करोड़ की अनुदान की जो मांग रखी थी, केंद्र ने उस पर भी कुछ जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा प्रदेश सरकार अपने वित्त का अनुबंधन कर रही है और आने वाले सप्ताहों में और महीनों में इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? आपने ठीक कहा कि मार्च के अंतिम सप्ताह में 3,500 करोड़ और 19-20 पूरे साल का देखें तो करीब 18,000 करोड़ का राजस्व कम हुआ है। बहुत चिंताजनक बात है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अन्य हम जब रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार से तो साथ में आर्थिक पैकेज की बात अवश्य करते हैं। आर्थिक पैकेज का ये मायना नहीं है कि सब हम ग्रांट मांग रहे हो उनसे। हमने 3-4 प्रस्ताव उनको दिए थे। किस प्रकार जो लोन देते हैं, भारत सरकार सीमा बांधती है लोन की, जीडीपी की 3% उनको 5% करें। किस प्रकार आरबीआई जो वेज एंड मीन्स के लिए लोन देती है वो विदाउट इंटरेस्ट दे। किस प्रकार जो बकाया है राज्यों पर, चाहे वो आरबीआई के थ्रू हो, आरबीआई खुद का हो या और कोई जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ऐसे कोई लोन बकाया है तो तमाम बकाया को 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उनको विदाउट इंटरेस्ट मॉनिटोरियम में रख दे, जिससे कि राज्यों में भार नहीं पड़े। और ग्रांट बड़े रूप में देनी पड़ेगी राज्यों को, क्योंकि उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ आंकड़े मेरे पास मीडिया से आए हैं कि आपको याद होगा स्टिमुलस पैकेज दिया था यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, जब मिस्टर प्रेम मुखर्जी थे वित्त मंत्री, तो जीडीपी का 3% उस वक्त में सरकार ने पैकेज दिया था, जीडीपी का 3%। और अभी जो हालात है दुनिया के मुल्कों ने जो घोषित किए हैं, यूएस ने जो फर्स्ट स्टिमुलस पैकेज घोषित किया है $2 ट्रिलियन का, 10% ऑफ जीडीपी। जर्मनी ने किया है 15% जीडीपी का, 50 लाख करोड़ रुपए का, 750 बिलियन यूरोज। यूके ने किया है 470 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का, मतलब 15% जीडीपी का, 45 लाख करोड़ इंडियन रुपीस के अंदर। और जापान ने भी 989 बिलियन यूएस डॉलर का किया है और फ्रांस ने 15% जीडीपी का किया है। तो हम तो उसके आगे में टिकते नहीं हैं। 0.8%, अभी 1,75,000 करोड़ का जो कहा है, 0.8% ऑफ जीडीपी। आप सोचिएगा, बिना केंद्र सरकार के सहयोग से क्या लॉकडाउन का बड़ा निर्णय करना बड़ा आसान काम है और खोलना बड़ा मुश्किल काम होगा। खोलना ही मुश्किल होगा, 6 महीने लगेंगे इंडस्ट्री को वापस चालू होने के लिए। 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जैसा बिजनेस होगा छोटा बड़ा। एमएसएमई का होगा तो कम टाइम लगेगा, बड़ा होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप सोच सकते हैं किस रूप में भारत सरकार को राज्यों के साथ मिलकर के ये संघीय ढांचा देश के अंदर केंद्र राज्य मिलके ही संविधान के अंतर्गत सब फैसले करते हैं और करने चाहिए। तो बिना आप अगर राज्यों की सलाह लिए हुए फैसले करेंगे तो कई बार तकलीफ आएगी, जैसे तकलीफ आ रही है अभी हमें। 4 घंटे पहले रात को 8 बजे 12 बजे लॉकडाउन,
अगर आप थोड़े राज्यों से सलाह ले लेते, जैसे बाद में आपने ली, अभी एक्सटेंड करते वक्त में ली, अगर पहले सलाह लेते तो मेरे ख्याल से और अच्छे ढंग से जो फीडबैक मिलता राज्यों से उनको, भारत सरकार को, उसके अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री जी को आसानी होती घोषणा करने के लिए। आनंद फानंद के अंदर फैसले कर लिए, उसके नतीजा देश भुगत रहा है। चारों ओर चिंता लगी हुई है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आगे भारत सरकार को अभी से दो बातें मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। एक तो ये कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलता है तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी हमें एडवांस के अंदर, क्या क्या कदम भारत सरकार उठाए, क्या कदम स्टेट गवर्नमेंट उठाए, चाहे फाइनेंस के हों, चाहे अन्य तरह के सुविधाओं के हों, छूट देने के हों, लोन देने के हों, जो भी करने हों, पहले आपको बताना पड़ेगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, वरना फिर हम 1 तारीख को कहेंगे हम इसको और बढ़ा सकते हैं। उसकी बजाय मैं चाहूँगा अभी से विचार विमर्श शुरू हो जाए। और प्रधानमंत्री जी खुद ने कमेटी बनवाई थी, 2 कमेटी बनवाई थी, उसमें एक कमेटी आर्थिक रूप से स्थिति कैसे वहाँ पर मजबूत, उस पर भी है। तो मैं चाहूँगा सबकी रिपोर्ट के आधार पर सब राज्य सलाह करके प्रधानमंत्री जी पुनः आगे की घोषणा करें। आगे हमें इसको खोलना है तो इसके क्या क्या स्टेज रहेंगे और किस किस स्टेज में क्या क्या कार्रवाई होगी, उस रूप में हम खोलेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जहाँ तक मैंने आपको उदाहरण दिए कुछ देशों के, अगर हिंदुस्तान के अंदर भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, 135 करोड़ की आबादी हो गई इस देश की, अलग तरह की रोजाना चेक किया जा रहा है कि वाकई में कोई भूखा नहीं सो रहा राजस्थान में। आपके हेल्पलाइन नंबर पर फोन उठ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, किस तरह से सर चेक हो रहा है, ये पूरी मॉनिटरिंग किस तरह से हो रही है? देखिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ। मैंने कोई 400-500 फ़ोन किए होंगे राजस्थान के अंदर, पूछ रहे हैं अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों को, आम लोगों को। मुझे खुशी इस बात को कहते हुए कि बाय एंड लार्ज सभी लोग संतुष्ट हैं, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई व्यक्ति हो। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि राजस्थान की है कि राजस्थान में आज जो हमने कहा था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, उसी रूप में सब लोगों ने सहयोग किया है। भामा साहब ने भी, सोशल वर्कर्स ने भी, जिला परिषद के माध्यम से सरकार ने जो बड़ी घोषणा की थी, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, आपके पास लिखी हुई होगी, कोई कमी नहीं रखी है। सभी लोग कंफर्टेबल है और कोई तकलीफ नहीं आ रही है। इक्का दुक्का तो शिकायत आती है तो हमारे कॉल सेंटर है, शिकायत आती है तो हम उनको ठीक कर देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। योगेश जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अब न्यूज इंडिया से नीरज शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना बिंदु रखें। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आज आपने जोधपुर के पूर्व पार्षदों से और वर्तमान पार्षदों से फीडबैक लिया है, क्या आप वहाँ नागौरी गेट और उदय मंदिर जो थाना क्षेत्र हैं उनके लिए कोई विशेष निर्देश देंगे? क्योंकि लोग जो हैं अभी भी बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं। आज पुलिस कर्मियों पर पत्थर भी बरसाए गए, इस तरह की स्थिति बनी है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपको कि जोधपुर के अलावा भी फीडबैक कई जगह मैंने लिए हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि सब लोग संतुष्ट हैं बाय एंड लार्ज सब व्यवस्थाओं से। और ये कर्फ्यू वाली जो पॉलिसी है जो भीलवाड़ा में अपनाई गई थी, वो आधार है सब जगह का। अब उसमें कई बार शिकायत आती है कि कहीं कर्फ्यू में लोग निकल जाते हैं या पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कल ही डीजी पुलिस को निर्देश दिए हैं, पूरे राजस्थान में सख्ती से आप इसको पालन करवाएं। जहाँ कर्फ्यू लग जाता है उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, इसके अंदर कोई लिहाज नहीं हो, क्योंकि ये तो जिनके जो तकलीफ पा रहे हैं कर्फ्यू के अंदर, उनकी जीवन रक्षा के लिए किया जा रहा है। तो जिनकी ज़िंदगी बचाने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, उनको खुद को आगे आगे सेव करना चाहिए। घरों में बंद रहने में क्या तकलीफ होती है सब समझ सकते हैं। और पूरा मुल्क घरों में बंद है, क्वारंटाइन में है एक प्रकार से। ऑफिशियली नहीं है तो समझ लीजिए कि इम्पोज्ड है, क्योंकि
लॉकडाउन कर दिया गया है देश को और प्रदेश को, इसलिए उनको पूरा सेव करना चाहिए। और जोधपुर के लिए मैंने ये कहा है कि आप बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट नहीं रह सकें वहाँ पर, जहाँ कर्फ्यू लगे हुए वहाँ पर, और उसी रूप में कार्रवाई कर रहे हैं। कई कुछ घटनाएं जो आई है सामने, जो आपने इशारा किया, जो पत्थरबाजी हो, चाहे वो मिसबिहेव करने की बात हो, वो तमाम लोगों में कहना चाहूँगा जब आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये लोग अपनी जान की अनुमति लेंगे उद्योग विभाग की, तब मालूम पड़ेगा कितने मजदूर और आ रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि नहीं करते इसमें काफ़ी हद तक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में हम चाहेंगे कि लॉकडाउन जब समाप्त हो उसके बाद में सारी एक्टिविटीज़ बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से हम चाहेंगे चालू हो। सरकार उनकी तकलीफों के उनके साथ खड़ी मिलेगी उनको हर कदम पर। अपने स्तर पर भी भारत सरकार से जो सहयोग की वो अपेक्षा करते हैं उनके लिए भी हम बात करेंगे। हम चाहेंगे राजस्थान में आर्थिक गतिविधियाँ ढंग से चालू हो सकें। थैंक यू सर। यादवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब इंडिया न्यूज़ से मनु शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना प्रश्न रखें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर के सवाल था। आपने सबसे पहले लागू किया, लेकिन अब जब मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हुआ है तो लोगों के मन में एक शंका है कि कहीं मेहनत खराब ना चली जाए, क्योंकि लगभग 36 घंटे हो गए हैं तो देखने में आ रहा है कि लोग सख्ती से पालना नहीं कर रहे हैं इसकी, जो पहले नियमों की पालना कर रहे थे। तो क्या फीडबैक निकल करके सामने है आपके पास में, और कोई डायरेक्शंस और जारी करने वाले हैं इसके बाद? देखिए, सरकार जो है इसको चाहेगी कि लॉकडाउन, मॉडिफाइड लॉकडाउन को इसी रूप में, पहले मैंने कल ही आपको कहा है, मॉडिफाइड लॉकडाउन का मतलब ये नहीं 20 तारीख के बाद में आप सब घरों के बाहर आ जाएं। आपको पहले की तरह बिहेव करना है जो पहले कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दी गई है और शहरी क्षेत्रों में जहाँ मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या रह रहे हैं उनको छूट दी गई है। और बाय एंड लार्ज मैंने देखा है कि लोग जो है उसको उस रूप में लोग अपना बिहेव कर रहे हैं। और जैसा आपने ध्यान दिलाया, कुछ जगहों पर हो सकता है कि बिना मास्क के बाहर आ गए हों लोग, तो हम लोगों ने भी बहुत कड़ी व्यवस्था कर रखी है। हम कार्रवाई करने में मैं समझता हूँ कि कोई, मैंने पहले भी कहा आपको कि इसमें सख्ती बरती जाएगी, कोई लिहाज काम नहीं आएगी। अगर भीलवाड़ा में लिहाज होती तो आप सोचो कि आज भीलवाड़ा मॉडल नहीं बनता। तो आज हर पूरे जिलों को सोचना पड़ेगा, लोगों को, रहने वालों को, कि भीलवाड़ा में अगर रूथलेसली काम हुआ तब जाके भीलवाड़ा मॉडल कहलाया है और लोग बच गए। आज वहाँ पर सभी नेगेटिव आ गए हैं, मतलब भीलवाड़ा आज एक प्रकार से मुक्त हो गया। कोरोना पेशेंट, एक आधा पेशेंट बाहर से आ जाता तो अलग बात है, अभी बाहर से एक पेशेंट और आ गया था वहाँ पर, वो अलग बात है। वरना भीलवाड़ा होगी जो कि बराबर दाम पे लोगों को उसकी जरूरत की चीजें दे रहे हो। आटा, दाल, चावल की बात है जो मध्यम वर्ग के लिए खरीदने जाना पड़ता है। सर, तो क्या आपके, क्योंकि आपने टोल फ्री नंबर भी दिया है, उन लोगों को हिदायत भी दी है, कई बार बोला कि ऐसा मत करिए, नैतिकता का पालन करिए, लेकिन शायद एक भी दुकान की सूची आपके पास भी नहीं होगी। तो ऐसे में क्या, अब लॉकडाउन के बाद कई और दुकानें भी खुली है, ऐसे लोगों के लिए सख्त गाइडलाइन या इन लोगों पर कार्रवाई की कोई आपकी योजना है? सेकंड, जो किसान लोग हैं सर, वे आजकल देखा गया ट्रैक्टरों में सामान रख के गलियों में लेके आ जा रहे हैं, तो क्या इन किसानों से सीधे इसी तरह से सामान गलियों में बिकवाने की आप लोग व्यवस्था करेंगे क्या? सर, एक और सवाल है जो शायद आपके उसमें नहीं लिखा हुआ है। सर, आपने हमेशा बोला कि इम्यूनिटी बढ़ाना ही कोरोना का एक सबसे इस वक्त का तरीका है कि इम्यूनिटी बढ़ाया जाए। देखा गया सर, कई लोग काम पे निकले, लॉकडाउन, मॉडिफाइड लॉकडाउन जो आपने किया, कई लोग भी बाहर आए हैं जो जरूरत के काम से जुड़े हैं। क्या उन लोगों को रेगुलर हर जगह, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, हर जगह हर रोज काढ़ा पिलाने की कोई व्यवस्था होगी? क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा सर। कम से कम घर से निकलते हो तो सब यही बोलते हैं कि कम से कम काढ़ा तो पी लिया करो, लेकिन एक दो दिन आपने कोशिश भी की है हर जगह। मेरा ये आयुष विभाग ने इस काम को अपने हाथ में लिया हुआ है। रोज पिला रहे हैं,
और रोज वो काढ़ा पिला रहे हैं जो पीना चाहते हैं। आयुष विभाग अलग उनकी जो नेटवर्किंग बनी हुई है जिलों में और गाँव में, उसके हिसाब से काम चल रहा है। पर ये काम आयुष विभाग अपने स्तर पर कर रहा है। जिनको इस पर विश्वास है वो पी भी रहे हैं, तो ये इस पर कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते इसमें, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा कि जो कालाबाजारी करते हैं उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने शुरू में स्टैंड ले रखा है, बहुत सख्त स्टैंड ले रखा है, और अभी तक 94 FIR दर्ज हुई है और 288 राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं 288 के। इसके अलावा जो मास्क और सैनिटाइजर है, इसी कालाबाजारी रोकने के लिए भी करीब 3000 दुकानों के निरीक्षण किए गए और 316 प्रकरण बनाए गए हैं। इनमें से 301 प्रकरणों में 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो सरकार अपने स्तर पर इसको लगातार लागू कर रही है, आगे भी सख्त रहेगी। कालाबाजारी को बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी किसी की कीमत, बल्कि हम तो एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं, शुद्ध के लिए युद्ध। कोरोना के खत्म होते ही हमारा जो अभियान चलेगा वो चलेगा शुद्ध के लिए युद्ध चलेगा, जो पहले चला था पहले भी, अब हम इसको बड़े रूप में चलाने जा रहे हैं। और तो और, क्योंकि अब जानते हो कि ये जो मिलावटखोर जो है, मिलावटखोर, उनके ऊपर सख्त से सजा हो, जितनी सजा वो कम है, वो जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं लोगों की। इसलिए हमने तय किया है कि अब जो है सरकार शुद्ध के लिए युद्ध बड़े रूप में ऑर्गेनाइज वे में चालू करेगी। उसके लिए हमने जो लैब होती है, टेस्टिंग लैब, अभी 5-6 लैब है राजस्थान के अंदर, कम पड़ रही है। हम चाहेंगे उनकी संख्या बढ़ाएं। 2 लैब तो भारत सरकार के सहयोग से हम लोग लगा रहे हैं जल्दी, बाकी लैब स्टेट गवर्नमेंट खुद खरीदेगी और खरीद के हम चाहेंगे कि और ज़्यादा लैब लगे राजस्थान में, करीब करीब 10-15 लैब हो एक साथ में, जिससे कि क्योंकि सैंपल लेने के बाद में टाइम पे आप पूरी जांच नहीं कर पाओ, कार्रवाई नहीं कर पाओ, तो कोई मायने नहीं रखता सैंपल लेने का और भय नहीं बैठता लोगों के अंदर। तो इस अभियान को हम लोग दिमाग में रखे हुए हैं। इस अभियान को कोरोना की समाप्ति पर हम लोग शुरू करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि उसका बड़ा इम्पैक्ट रहेगा राजस्थान में और ये मॉडल बनेगा देश के अंदर, शुद्ध के लिए युद्ध। सवाल भी था सर इसमें कि क्या किसानों को मौका मिलेगा, उनकी फसल, आप लोग ऐसे कोशिश करेंगे सर? क्या किसानों से भी जुड़ा एक सवाल था, क्या किसानों की फसल को बेचने का कोई व्यवस्था करवाएंगे? और राशन की दुकान की बात नहीं थी सर, यहाँ पर आम किराने की दुकान की बात थी, जो मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हैं सर, उनके खिलाफ, क्योंकि वही सबसे ज्यादा महंगे चीजें बेच रहे हैं सर। उसका भी हम दिखवाते हैं कार्य क्या कर सकते हैं। और मंडियों के लिए मैं आपको कल राज्यों को विस्तार से, मंडियों की संख्या बढ़ाई गई है, 1500 लाइसेंस दिए गए, खुद गांव में जाके खरीद सकें, किसानों को उत्पाद को खरीद सकें। तो मैं समझता हूँ कि वो आपका क्वेश्चन उसमें कवर हो जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। वत्सन जी बहुत शुक्रिया। मैं अंतिम प्रश्न के लिए आकाशवाणी के जितेंद्र द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूँ। सर नमस्ते। नमस्कार भैया। सर मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा था उसका यश गोयल जी ने कमेटी से संबंधित था जो सेंटर की आई है, लेकिन मेरे जहन में एक प्रश्न और था। सर जो स्थिति अभी आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, रोजाना पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं, हमारे स्टेट का जो स्टेटस है वो क्या है? क्या हम जो 3rd स्टेज जिससे डर रहे थे कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए, क्या हम 3rd स्टेज में पहुंच चुके हैं क्या सर? एक तो ये सर, और दूसरा सर कई जगह से कई जो जिले हैं उनमें अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कई जिलों से शिकायत भी आ रही है कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स जा रहे हैं उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया जा रहा है या उनको क्वारंटीन किया जा रहा है या आइसोलेटेड किया जा रहा है सर, तो उनको जो बेसिक फैसिलिटी है पानी की, खाने की, वो तक नहीं मिल पा रही सर। ऐसी कई जगह से शिकायत आती है, कुछ जिलों में अच्छा काम है। तो यदि हमारे नंबर बढ़ते हैं सर पेशेंट्स के, तो क्या हम सर, कई जगह ऐसी भी शिकायत आई है कि सर लोगों को, पूरे परिवार को उठा लिया, वहां से एक पेशेंट आते ही उनके साथ छुआछूत जैसा, मतलब कि कौन खाना देने जाए उनको, कौन पानी देने जाए, इस प्रकार का भेदभाव भी कुछ जगह से इसी प्रकार की शिकायत आई है सर। तो सर जब हमारे पास नंबर बढ़ते हैं यदि पेशेंट्स के, तो हमारी क्या तैयारी है? देखिए, शिकायत आती है तो उसका निराकरण करते हैं। 181 में कोई शिकायत कर सकता है, करनी भी चाहिए।
तो ये तो इतने बड़े काम के अंदर हो सकता है जो आप कह रहे हो, उसमें कोई शिकायत भी आई होगी, मैं इनकार नहीं कर सकता। आती है तो उसका निपटारा भी करते हैं, इसमें सरकार की मंशा साफ है। और बाकी तो टीमें जो आई है उसको मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी टीम को हम लोगों ने पूरा ब्रीफिंग किया है और वो संतुष्ट भी हैं और संतुष्ट होके जाएंगे, क्योंकि इतना शानदार मैनेजमेंट राजस्थान के अंदर है कि कोई भी आके देखेगा तो लगेगा कि हाँ ये राजस्थान का जो मॉडल है पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्या हम थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं? थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं क्या सर? हमारा स्टेटस क्या है सर अभी? ये जो आपने कम्युनिटी स्प्रेडिंग वाली बात कही है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लक्षण नहीं है। अभी आप अगर विश्लेषण करेंगे पूरा इसका, और हमारा IT विभाग कर भी रहा है, तो आप पाएंगे कि एक जो क्लोज ग्रुप है, परिवार का है, पड़ोसी का है, उसके आसपास के इलाकों में ये फैला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रही हो। पर फिर भी मेरा मानना है कि ये जो साइलेंट कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, बिना सिम्टम के आ रहे हैं, इसको हमें वॉच करना चाहिए। वॉच हम कर रहे हैं। क्या ट्रेन बनती है, इसको हम विश्लेषण और करवाएंगे, इसके ऊपर रिसर्च भी करवाएंगे आपस में किस प्रकार से ये क्या मोड़ लेगा, क्योंकि ये पूरे देश में भी और दुनिया में भी एसिम्टोमेटिक आने लग गए हैं कोरोना के पेशेंट। तो कब जाके वो कोरोना उनमें प्रकट होगा या नहीं होगा या समाप्त हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ रिसर्च का विषय है। इसकी जानकारी प्राप्त करते जाएंगे हम लोग और मॉनिटर करते जाएंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। आम जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए जो ये व्यवस्था की गई, इसकी सार्थक परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका, बहुत धन्यवाद। तो आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुना, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पत्रकारों से और उन्होंने जो प्रमुख बातें बताई वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा ICMR के जवाब से हैरान हूं मैं, मोदी सरकार ने नहीं सुनी हमारी बात, मोदी सरकार ने नहीं सुनी हमारी बात, ये उन्होंने कहा। रैपिड टेस्ट की विफलता ने निराश कर दिया, लॉकडाउन का फैसला केंद्र ने जल्दबाजी में लिया, कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, कोरोना एक जंग, मिलकर लड़ना होगा, आम रोगियों को भी इलाज मिलता रहे। और कल से 400 मोबाइल OPD वैन भी काम करेंगी। प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार भी चिंतित है। तो ये तमाम जानकारियां उनके द्वारा दी गई। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और पत्रकारों के तमाम प्रमुख सवालों के जवाब उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि ICMR ने जो जवाब दिया है उससे मैं पूरी तरह से हैरान हूं, मोदी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, रैपिड टेस्ट की विफलता ने हमें निराश कर दिया, लॉकडाउन का फैसला केंद्र ने जल्दबाजी में लिया। और चलिए देश भर में कोरोना को लेकर के क्या कुछ हालात है वो आपको अपडेट हम दे दें। देश में 18,985 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 603 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। इलाज के बाद कुल 3,260 लोग ठीक हुए। तो वहीं महाराष्ट्र जो इसकी सबसे ज्यादा चपेट में है, वहां पर 4,669 बीमार हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली, गुजरात में संख्या 2,000 के पार है। और ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए भारत में कोरोना को लेकर के क्या कुछ हालात हैं। मौत यहां पर 603 मौत का आंकड़ा और पॉजिटिव जो केस है वो 18,985 और ठीक होने वालों की संख्या 3,260। और राजस्थान के सवाल पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि 2 दिन तक नहीं होंगे रैपिड टेस्ट। जी हां, ICMR ने कहा और ICMR ने राजस्थान की बात मानी। कुछ टेस्ट रिपोर्ट में समस्या आई, गलत रिपोर्ट पर राजस्थान ने रोके थे टेस्ट। पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट में आई थी नेगेटिव।